हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारे जो टॉपिक हैं उसमें हम सब्सिडी और एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इस सब्सिडी के टॉपिक को प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिटेल चर्चा करेंगे। और इसी सब्सिडी के अंदर हम लोग जैसे खाद्य सब्सिडी है, टैक्स सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी है, इसके बाद जब आप उर्वरक सब्सिडी की बात करेंगे तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया, तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसकी पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। नीम कोटेड यूरिया क्या होती है, कैसे बनी है, इसका क्या यूज़ है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस की। एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग सहकारी संस्थाओं की बात करेंगे, सहकारी बैंक सिस्टम की बात करेंगे, ये कैसे काम करता है। आरआरबीज की बात करेंगे, ओके। इसके बाद केसीसी की डिटेल चर्चा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केसीसी को दोबारा से शुरू किया गया था इस नई सरकार यानी कि जो एनडीए की सरकार है उसको आने के बाद। इसके बाद एक स्कीम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये क्या है इसकी चर्चा करेंगे। NAIS की चर्चा करेंगे। फिर नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड की डिटेल चर्चा करेंगे। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस, और माइक्रो फाइनेंस के अंतर्गत जब चर्चा करेंगे तो एक टॉपिक आएगा SHG, जिसकी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। ओके, तो बिना कोई समय गंवाए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जो बच्चे अभी लाइव में इस सेशन में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो बच्चे को जो नुकसान है उनका ना होने पाए और उनको वीडियो बराबर कंटिन्यू मिलता रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं सब्सिडी। सब्सिडी की डेफिनेशन क्या है। सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद है। क्या है? वित्तीय मदद है जो सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं को, मुख्यतः गरीब उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके कारण वांछित लोगों के लिए जरूरी चीज़ों के दाम नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सिडी एक प्रकार की फाइनेंशियल असिस्टेंट है, एक प्रकार की वित्तीय मदद है जो सरकार किसानों को, उद्योगों को या उपभोक्ताओं को, मुख्यतः गरीब जो उपभोक्ता हैं या कंज्यूमर हैं उनके लिए। तो ये कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट के लिए सब्सिडी की बात नहीं होती है। ऐसा नहीं, आप ये मत समझिएगा सिर्फ उपभोक्ताओं को आपको सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये उपभोक्ता सब्सिडी के आप इसको दायरे में ले आएंगे। नहीं, किसानों को भी सब्सिडी के कई प्रकार से प्रारूप हैं, उसमें उनको सब्सिडी दी जाती है। उद्योगों को कई प्रकार की सब्सिडी दी जाती है और उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है। इससे क्या होता है कि सब्सिडी देने का जो एक जरूरी पर्पस है कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनके दाम कंट्रोल हो जाते हैं या उनके दाम नीचे आ जाते हैं, जिनसे उनको गरीबी की स्थिति में का सामना नहीं करना पड़ता है। आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उपभोक्ता अथवा उत्पादक द्वारा वहन की जाने वाले कुछ भाग को सरकार के द्वारा वहन करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि सरकार द्वारा उपभोक्ता अथवा उत्पादक के द्वारा वहन किया जाने वाला कुछ भाग। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपना भार खुद वहन करता है, तो चाहे वो उपभोक्ता हो या उत्पादक, दोनों ही अपने अपने भार वहन करते हैं। उपभोक्ता अपने स्तर से करता है और उत्पादक अपने स्तर से करता है। देखिए, उपभोक्ता में, कंज्यूमर में आप अपने आप को समझ लीजिए और उत्पादक में किसी कंपनी या इंडस्ट्री को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसके अगर अब दोनों के कुछ भाग को, मान लीजिए आप 10 रुपए का कोई साबुन खरीदने जा रहे हैं, उसके कुछ भाग को 2 रुपए, 8 रुपए का वो साबुन आपको मिल जाए, मतलब कि 2 रुपए का। आप उत्पादक हैं, कोई साबुन आप बना रहे हैं तो उसमें समझ लीजिए 10 रुपए उसकी कॉस्टिंग आ रही है, लेकिन अगर 2 रुपए सरकार आपको दे दे तो 8 रुपए आपकी कॉस्टिंग आएगी। तो ये कुछ भाग को सरकार द्वारा वहन करना, ठीक है ना। सरकार द्वारा वहन करना क्या होता है? सब्सिडी होती है, और यह एक प्रकार की वित्तीय मदद है। अब प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी को समझते हैं क्या होता है। देखिए, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट सब्सिडी, एक होती है इनडायरेक्ट सब्सिडी। डायरेक्ट सब्सिडी में होता है सरकार द्वारा धन का हस्तांतरण, सरकार द्वारा धन का हस्तांतरण। और अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है सीधे धन का हस्तांतरण नहीं, बल्कि सब्सिडी के भार को सरकार द्वारा वहन करना। मतलब डायरेक्ट पैसे का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार उसके भार को उठा लेगी। भले ही सरकार को भार उठाने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि वो टैक्स के रूप में
उस जो पैसे का भार है वो वहन कर लेगी। तो दो प्रकार की सब्सिडी होती है, प्रत्यक्ष सब्सिडी और अप्रत्यक्ष सब्सिडी। जब सीधे पैसे का ट्रांसफर होता है तो वो प्रत्यक्ष सब्सिडी होती है, और जब पैसे का ट्रांसफर ना होकर सरकार उसके भार को वहन कर ले तो वो अप्रत्यक्ष सब्सिडी होती है। अब जो ये उपभोक्ता और उत्पादक सब्सिडी आपने देखी है, इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अप्रत्यक्ष सब्सिडी का एक एग्जाम्पल और है कि जैसे आपके द्वारा कोई ऋण लिया गया है, आप कोई बैंक से ऋण लेते हैं, इसके बाद क्या होता है कि उस पर आपको जो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो पैसा चुकाना पड़ जाए। देखिए, बैंक तो इंटरेस्ट माफ नहीं करेगी, लेकिन जैसे मान लीजिए बैंक है, बैंक नॉर्मल किसी भी उपभोक्ता को 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या देती है, लोन देती है। आपने लोन लिया और किसी स्कीम के तहत उसमें आपको जो लोन है वो 6% की रेट से मिल गया, और कहा गया अगर आप टाइम से जमा कर देते हैं तो आपको 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चुकाना है। तो इसका मतलब ये 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन चुकाएगा, ये सरकार चुकाएगी। बात समझ गए? नॉर्मल 10% था, क्योंकि बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में कटौती नहीं करता है, ये सरकार वहन करती है सब्सिडी का भार। आप समझते हैं उपभोक्ता और जो उत्पादक सब्सिडी है इनके क्या एग्जाम्पल हैं। सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी की बात करें तो खाद्य सब्सिडी कैसी सब्सिडी है, उपभोक्ता सब्सिडी है, जो सीधे कंज्यूमर को दी जाने वाली सब्सिडी है। लेकिन उर्वरक सब्सिडी कैसी सब्सिडी है, उर्वरक सब्सिडी उत्पादक सब्सिडी है, मतलब जो सीधे इंडस्ट्री के लेवल पर सब्सिडी दी जाती है, सीधे कंपनी को पैसा दिया जाता है, मार्जिन। देखिए, जो उर्वरक है, जैसे आप उर्वरक की बोरी लेने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उर्वरक सब्सिडी आपको उस बोरी पे आपको कुछ डीबीटी के थ्रू आपके खाते में पैसा आ गया जिसके थ्रू आप वो उर्वरक की या डीपी जो क्या डीएपी की बोरी है या जो खाद के अन्य बोरियां हैं आप वो लेने जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके डीबीटी के थ्रू आपके खाते में पैसा आता है, नहीं। वो आपको जो सस्ती उपलब्ध होती है, लागत से सस्ती, उसका मतलब है कि ये सब्सिडी सीधे इंडस्ट्री या जो उत्पादक कंपनी है उसके खाते में जाती है। फिर पेट्रोलियम सब्सिडी देखते हैं, ये दोनों प्रकार की सब्सिडी है, उपभोक्ता भी है, पेट्रोल सब्सिडी जो है वो उपभोक्ता सब्सिडी है, और डीजल सब्सिडी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सब्सिडी होती हैं। ठीक है, हालांकि अब आपको जैसा कि पता है कि जो पेट्रोलियम के रेट हैं वो कंपनियां सीधे डिसाइड करती हैं अपने स्तर से, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं रह गया है। अब सब्सिडी के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सब्सिडी क्या है। एक तो फूड सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, फार्मर सब्सिडी, किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, जो तेल ईंधन है, पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनको दी जाने वाली सब्सिडी, टैक्स सब्सिडी यानी कि कर सब्सिडी, ओके, रिलीजियस सब्सिडी मतलब धार्मिक सब्सिडी, और इंटरेस्ट सब्सिडी यानी कि कर सब्सिडी। अब एक एक करके इन सब्सिडीज को हम लोग अच्छे से समझना शुरू करते हैं। पहला है फूड सब्सिडी। इस प्रकार की सब्सिडी में सरकार गरीबों के लिए सस्ते दामों पर खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूं, चीनी इत्यादि को पीडीएस के थ्रू उपलब्ध कराती है। मतलब क्या हुआ, फूड सब्सिडी में क्या होता है कि इस प्रकार की सब्सिडी गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करती है। उसमें चावल, गेहूं या जो अन्य खाद्यान्न फसलें हैं, जो अभी आप देखिए सरकार ने कई सारे जैसे मोटे अनाज को भी इसमें फूड सब्सिडी में शामिल कर लिया है, चना है जैसे, ठीक है ना, दाल है, तो ये भी सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो ये भी पीडीएस सिस्टम के थ्रू ही मिल पा रही है। तो इस पे जो भी सब्सिडी दी जाती है इस तरीके से वो कहलाती है फूड सब्सिडी। दूसरी प्रकार की सब्सिडी है किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी। अब खुद आप सोचिए कि किसानों को कहाँ सब्सिडी दी जा सकती है। फूड सब्सिडी तो दी गई है, उसमें भी किसान शामिल हो जाएंगे, लेकिन अब किसानों को सब्सिडी किस प्रकार से दी जा सकती है, कैसे? वो खेती करते हैं, खेती में उर्वरक की जरूरत पड़ती है, तो उर्वरक उनको अगर सस्ते दामों पर मिलता है, लागत से सस्ते दाम पर मिलता है, तो वो किस प्रकार की सब्सिडी होगी? उर्वरक सब्सिडी होगी। इसके बाद कैश सब्सिडी, आपको पता है सरकार कई प्रकार की डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजनाएं चला रही है। ब्याज माफी, आपको पता है सरकार आती है कई बार ब्याज माफ कर देती है, तो ये जो ब्याज माफी होती है वो भी एक प्रकार की सब्सिडी है। क्यों? क्योंकि इसके भार का वहन, इसका जो भार वाहन है वो कौन करता है? सरकार करता है। वाहन, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य उपकरण, जो कृषि से संबंधित अन्य उपकरण हैं, उन पर जो सब्सिडी का खर्च आता है वो कैसी सब्सिडी है? वो फार्मर सब्सिडी के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट सब्सिडी है हमारी तेल या ईंधन सब्सिडी। मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं, अक्सर उनको सरकार सस्ते दामों पर तेल उपलब्ध कराती है। जैसे सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने का एक एग्जांपल है कि सरकार मिट्टी का तेल उपलब्ध कराती थी सस्ते दामों पर। ओके, तो इससे के अलावा क्या होता है, जैसे एलपीजी सरकार उपलब्ध कराती है। क्या कराती है? एलपीजी, रसोई गैस उपलब्ध कराती है। डीजल पर सब्सिडी देती थी, तो ये क्या है? डीजल है। पेट्रोल पर सब्सिडी देती है। तो ये जो सब्सिडी है जो सरकार उपलब्ध कराती है, इनको तेल ईंधन सब्सिडी भी कहते हैं। इस प्रकार की सब्सिडी को तेल ईंधन या पेट्रोलियम सब्सिडी भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं टैक्स सब्सिडी की। टैक्स सब्सिडी किस प्रकार की सब्सिडी है? यह सब्सिडी मुख्य रूप से बड़े बड़े उद्योग घरानों को दी जाती है। क्यों बड़े बड़े उद्योग घरानों को दी जाती है? ताकि ये लोग अधिक लागत, जैसे किसी भी वस्तु के उत्पादन में कोई लागत ज़्यादा ना आए, और लागत ज़्यादा आए तो ऐसा ना हो कि ये उत्पादन बंद कर दें। इसके लिए इन बड़े घरानों को सरकार के द्वारा टैक्स के थ्रू सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर ये सब्सिडी प्रदान ना करें और उसकी लागत या किसी भी प्रोडक्ट की लागत बढ़ने लगे और ऐसे में भार इंडस्ट्री पर बढ़ने लगे, तो वो उत्पादन को बंद कर देंगे, और बंद करने की स्थिति में क्या होगा? बेरोजगारी की स्थिति आ जाएगी। तो ये बेरोजगारी की स्थिति ना फैले, इसलिए सरकार बड़े बड़े उद्योगों को टैक्स सब्सिडी प्रदान करती है। कई बार सरकार आयात और निर्यात पर लगने वाले कर में भी छूट प्रदान करती है या सब्सिडी भी उद्योग घरानों को उपलब्ध कराती है। और खास तौर से जैसे आयात, तो आयात किन उपकरणों में वो उपलब्ध कराएगी? जब आप मशीनरी का, किसका आयात करेंगे? मशीनरी का। निर्यात किसका करेंगे? जब अपने प्रोडक्ट का किसी और देश में निर्यात कर देंगे। तो इन चीज़ों पर क्या होगा? वो जो लगने वाले टैक्स हैं उनको भी सरकार घटा देती है। ओके, नेक्स्ट जो सब्सिडी का प्रकार है वो है रिलीजियस सब्सिडी, यानी कि धार्मिक सब्सिडी। यह सब्सिडी मुस्लिम समुदाय के लोगों को हज यात्रा करने के लिए दी जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हिंदुओं को भी दी जाती है जब वो अमरनाथ यात्रा करते हैं। इन सब के लिए सरकार द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाती हैं या कुछ सब्सिडी इन लोगों को दी जाती है। आपको पता है कि लोग हज यात्रा करने के लिए कहाँ जाते हैं? सऊदी अरबिया जाते हैं, मक्का मदीना यहाँ जाते हैं। अब इनके लिए बहुत सारे हमारे देश के मुस्लिम भाई बहन ऐसे हैं जो अपना खर्च नहीं उठा सकते हैं, या वहाँ आने जाने का जो यात्रा है वो बहुत महंगा है, और उनके लिए ये यात्राएं जरूरी हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तो सरकार इनकी मदद करने के लिए क्या करती है? सब्सिडी उपलब्ध कराती है, ताकि कम पैसे खर्च में करके भी वो ये जो हज यात्रा है वो कंप्लीट कर सकें। ऐसे ही हिंदुओं की अमरनाथ यात्रा है कि बहुत सारे हिंदुओं की जो अमरनाथ यात्रा जो करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार क्या करती है? इसी प्रकार की सब्सिडी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा आप देखिए, अभी जैसे कुंभ हुआ, तो कुंभ में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई। तो ये क्या है? ये सब रिलीजियस सब्सिडी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जैसे योगी सरकार ने हिंदू लोगों को अमरनाथ यात्रा करने के लिए 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सब्सिडी देने की घोषणा की है। ये क्या है? ये अभी हाल ही का एक एग्जाम्पल है। तो ये धार्मिक सब्सिडी के अंतर्गत आ जाता है। फिर बात करते हैं ब्याज सब्सिडी की। ब्याज सब्सिडी क्या होती है? इस सब्सिडी के अंतर्गत शिक्षा पर लगने वाले ब्याज का भुगतान सरकार वहन करती है। जैसे मान लीजिए कोई आपने एजुकेशन लोन ले रखा है। अब एजुकेशन लोन लिया आपने, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो ब्याज है वो ब्याज आपको कम करके देना होता है। तो ये जो बीच का जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था इससे पहले, कि वो जो बीच का जो गैप आएगा ब्याज का, वो कौन भरेगा? वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। इसी प्रकार किसानों को, उद्योगपतियों को भी ब्याज भी सरकार के द्वारा कभी कभी माफ कर दिया जाता है, जैसे कि अभी आपने कर सब्सिडी या टैक्स सब्सिडी में पढ़ा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते थे कि वो टैक्स सब्सिडी है और ये ब्याज सब्सिडी है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आखिरकार सब्सिडी के उद्देश्य क्या है? तो सब्सिडी, सबसे पहले तो इसको बहुत आसान शब्दों में समझिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपीएससी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट वाइज। तो सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य है लागत और मूल्य के बीच के अंतर को कम करना। मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन की एक लागत आती है, तो उस लागत के बीच और जो कंज्यूमर को प्राइस मिल रहा है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ये बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो सब्सिडी है, यानी कि जो लागत और मूल्य के अंतर को कम करते हैं, ये इसी को हम सब्सिडी कहते हैं, या यही सब्सिडी का मेन काम है कि लागत और मूल्य के बीच के अंतर को कम कर दे, जिसके माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लागत से भी कम दामों पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकें और उन्हें अपनी गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं या जो और अत्यंत AAY के लोग हैं, जो और गरीब हैं, तो उनको भी वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जा सकें। यही सब्सिडी का उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ और उद्देश्य हैं, इनको पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। 3 उद्देश्यों की चर्चा यहां पर करेंगे। देश में उच्च खपत उत्पादन को प्रेरित करना, मतलब क्या है कि देश में खपत को बढ़ाना, यानी कि मांग को जनरेट करना, मांग बढ़ाना, मांग को बढ़ाना और उत्पादन को प्रेरित करना। देखिए, जब तक आप सब्सिडी नहीं देंगे तो किस प्रकार से आप डिमांड को जनरेट करेंगे और किस प्रकार से आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनियों को प्रेरित करेंगे? तभी प्रेरित कर पाएंगे जब उनके उत्पादन की लागत को घटाया जा सके और उनके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया जा सके। तो इस बीच में जो सब्सिडी दी जाएगी उसका भार किसको वहन करना पड़ेगा? उसका भार सरकार को वहन करना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक है कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करना। जो गरीब, शोषण, पिछड़ा तबका है, जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग में कौन कौन से लोग आते हैं? बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, दलित, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग या दिव्यांग लोग। तो ये सारे कमजोर वर्ग के श्रेणी में आने वाले लोग होते हैं। तो अब जब कमजोर वर्ग के लोग हैं तो उनके हितों की रक्षा कैसे हो सके, इसका भी ध्यान सरकार सब्सिडी के थ्रू रखती है। तीसरा पॉइंट है कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। आपको पता है कि 21वीं सदी या 20वीं सदी से ही जो सरकारें हैं वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर भरोसा करने लगी हैं, और या फिर कह सकते हैं आप कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो आगे आ गई है। तो इस लोक कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट में सामाजिक कल्याण करना सरकार का एक दायित्व है, और ये सामाजिक कल्याण करने के लिए भी सब्सिडी का प्रयोग किया जाता है, ताकि देखिए जब लोगों के पैसे बचेंगे, यानी कि उनको एज ए कंज्यूमर कम पैसा खर्च करना पड़ेगा तो उनकी जेब में पैसा रहेगा। मैं बार बार यही बात बताता हूँ आपको, जब जेब में पैसा रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो रहन सहन की लागत है वो घटेगी और रहन सहन की लागत में वो खर्च कर पाएंगे। जब वो रहन सहन की लागत में खर्च कर पाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे उनकी सेविंग बढ़ने लगेंगी। जब उनकी जेब में पैसा रहेगा, सेविंग बढ़ने से क्या होगा कि वो बैंकों में पैसा जाएगा तो निवेश के रूप में फिर से उद्योगों में वो पैसा चला जाएगा, और फिर से जब निवेश के रूप में वो पैसा रोटेट करेगा तो फिर से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ करने लगेगी। ओके, इसके बाद 2020-21 में सब्सिडी पर कुल खर्च 2,62,109 करोड़ रुपए का होने का अनुमान था। कितना था? 2,62,109 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 से 0.5% अगर तुलना किया जाए तो कम है। इसका मतलब है कि 2020-21 में जो हमारी सब्सिडी का खर्च है वो 2019-20 की तुलना में कम है। बस इसी प्रकार के स्टेटमेंट बनेंगे। अब ये आंकड़े आपको इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि जब इस प्रकार के स्टेटमेंट बने या यूपीएससी बनाए तो आपको ये पता रहे कि आपकी बार हमारे यहाँ सब्सिडी का खर्च बढ़ा है या फिर घटा है, और इसका कारण क्या है, ये गिरावट क्यों आ रही है 2020-21 के सब्सिडी खर्च पर? क्योंकि सरकार ने उर्वरक सब्सिडी पर होने वाले व्यय में कटौती की है ना। जो हम उर्वरक पर सब्सिडी देते थे या सरकार द्वारा जो उर्वरकों पर जो सब्सिडी दी जाती थी उसके व्यय में गिरावट आई है। अब समझते हैं केंद्र द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है वो क्या है और किन किन सेक्टर्स में दी जा रही है। तो 3 सबसे बड़ी सब्सिडी, खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी। सबसे बड़ी सब्सिडी कौन सी है? खाद्य सब्सिडी है नंबर 1 पर, फिर है उर्वरक सब्सिडी नंबर 2 पर, फिर है पेट्रोलियम सब्सिडी नंबर 3 पर। ठीक है, अब इसको अब आगे देखते हैं, इसकी जो डिटेल चर्चा है वो हम करेंगे। अब देखिए ये टोटल जो सब्सिडी है 2,62,109 करोड़ रुपए की है, ये जो देखिए हमने यहाँ चर्चा की थी। अब लेकिन ये घटी है, यहाँ देखिए इससे
पहले कितनी थी? 2,63,557 करोड़ रुपए, लेकिन अब इसमें कटौती हुई है लगभग 0.5% की। ठीक है, इसकी चर्चा डिटेल आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो 3 हमारी बड़ी सब्सिडियां हैं उनमें सबसे पहले खाद्य सब्सिडी की चर्चा करेंगे। खाद्य सब्सिडी 2020-21 में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,15,570 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.3% अधिक है। ओके, 2019-20 के बजट में खाद्य सब्सिडी के लिए 1,84,220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। हालांकि संशोधित अनुमान बजट अनुमान से 1,08,668 करोड़ रुपए कम था। इसका जो कारण है वो 2019-20 के बजट चरण में, संशोधित चरण में खाद्य सब्सिडी के आवंटन में 41% की कटौती की गई थी। आप समझिए आप कि जो ये बजट है जो खाद्य सब्सिडी के लिए दिया गया है, जो 19-20 का संशोधित बजट था वो कितना है? 6.3% अधिक हो गया था। ओके, तो ये तो खाद्य सब्सिडी की चर्चा होगी। अभी हम लोग उसमें डायग्राम में पढ़ेंगे तो ये और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ डाटा है जो सिर्फ समझने के लिए, याद नहीं करने हैं आपको। इज दैट क्लियर? देखिए इसमें देखिए खाद्य सब्सिडी 2020-21 की 1,15,000 करोड़ 570 1,15,570 करोड़ रुपए है। इधर देखिए, इधर 1,08,000 19-20 में देखिए 1,08,668 करोड़ रुपए है। तो ये कितना गैप है? 6.3% का गैप आ रहा है। देखिए आप सबसे किनारे सबसे ऊपर खाद्य सब्सिडी की लाइन देखिए। तो ये जो सब्सिडी है ये खाद्य सब्सिडी है। अब बात करते हैं उर्वरक सब्सिडी के बारे में। 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर 71,309 करोड़ रुपए खर्च किए गए या व्यय का अनुमान है, जबकि 19-20 में इसमें 8,689 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जो पहले की 19-20 में खर्च किया गया था। चलिए देखिए यहाँ पर उर्वरक सब्सिडी में आइए, देखिए तो कितना माइनस हो गया? -10.9% का जो गैप आ गया है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम सब्सिडी की। इसमें भी क्या है कि 2020-21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर होने वाले व्यय में 40,915 करोड़ रुपए की वृद्धि या 6.1% का अनुमान है। ठीक है, आगे उसकी डिटेल दी है, उनको पढ़ने की कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप एक नज़र दौड़ा सकते हैं। अन्य सब्सिडीज की बात करें तो अन्य सब्सिडीज पर किए गए व्यय में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए जो ब्याज सब्सिडी दी गई है, या कृषि पैदावार के लिए जो MSP दी गई है, या खरीद के लिए जो राज्य स्तरीय एजेंसियां हैं उनकी जो हेल्प की गई है, वो सारी सब्सिडी आ जाती हैं। 2019-20 के संभावित अनुमानों की तुलना में 2020-21 में अन्य सब्सिडीज पर व्यय में 1,987 करोड़ रुपए की गिरावट आई है, मतलब 5.5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तालिका 4 में 2020-21 की सब्सिडीज का विवरण दिया गया है। ये देखिए विवरण दिया गया है और जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए सारी जो सब्सिडी आपने यहाँ डिटेल में पढ़ी है उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इसको आप आसानी से आराम से देख सकते हैं। अन्य सब्सिडीज में देखिए कितना गिरावट आई है? 5.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार अब एक ये मुद्दा है कि कृषि में सब्सिडी की आवश्यकता क्यों है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सभी जानते हैं। अगर कृषि में सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो जो कृषि प्राइस हैं उनका क्या होगा, या क्यों दी जाए, या कृषि में सब्सिडी देना क्यों आवश्यक है, इन सब की चर्चा अब इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, भारत में कृषि सब्सिडियां सामाजिक न्याय को लागू करने में सहायक होती हैं। क्या करने में सहायक होती हैं? सामाजिक न्याय को लागू करने में सहायक होती हैं। इनके माध्यम से निम्न आय समूह के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत में जो कृषि सब्सिडी है वो क्या करती है? सामाजिक न्याय को लागू करती है, और इनके माध्यम से जो निम्न आय समूह के लोग हैं या किसान हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। भारत में अधिकांश किसानों की आय का स्तर काफ़ी कम है। आप जानते हैं जैसे कि भारत में 85% से ज़्यादा सीमांत किसान हैं। तो जब ये सीमांत किसान हैं तो उनकी आय का स्तर भी काफ़ी कम है। वे बाजार कीमतों पर आधुनिक कृषि आगतों को, यानी जो उनकी खेती के लिए जो इनपुट लगते हैं या जो आगतों का इस्तेमाल होता है, उनके बीज, उर्वरक या जो कृषि के साधन हैं, मशीनरी है, उनका जो
इस्तेमाल है वो वो अगर बाजार कीमतों पर करना चाहें तो नहीं खरीद पाएंगे, इतना करने में वो सक्षम नहीं है, तो इसलिए भी सब्सिडी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भारत में ग्रामीण विकास और आजीविका सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि भारत एक ग्रामीण परिवेश वाला देश है, जहां पर अभी भी एक बड़ी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र पर निवास करती है, जबकि इतनी बड़ी मात्रा में या तेजी से शहरों का या नगरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रहता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें कुछ ग्रामीण विकास यानी कि जो रूरल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए हमें उनकी जो आजीविका है उसको भी सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये दो भारत के बड़े मुद्दे हैं। अब भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका लगभग 50% हिस्सा यानी कि 50% भाग कृषि पर आज भी निर्भर है। अब ऐसी स्थिति में जो ये सब्सिडी है इसको सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि यह एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाता है एवं राजनीतिक न्याय या राजनीतिक जो न्याय है वो भी उपलब्ध कराया जाता है। अब आप देखिए गांव में कोई ऐसा नहीं, राजनीतिक न्याय को कैसे समझेंगे आप? देखिए जो ग्रामीण परिवेश में जैसे आप देखते हैं पंचायत चुनाव होते हैं, तो पंचायत चुनाव में अब देखिए इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिसके पास बड़ी ज़्यादा खेती है या ज़्यादा जो पूंजीपति किसान है या जमींदार टाइप का जो किसान है जिसके पास भू क्षेत्र बड़ा है वही केवल राजनीतिक क्षेत्र में हावी हो सकता है या उसी की चलती है। नहीं, अब आप देखिए कि पिछड़ी जाति के लोग भी ग्रामीण जो राजनीति है या जैसे प्रधान का पद है उसमें शामिल होने लगे हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग कई सारी व्यवस्थाएं करता है, ठीक है ना, आरक्षण की जो नीति है वो लागू होती है। तो अब ऐसा नहीं है, अब बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस आ रही है। उसके लिए एक बहुत बड़ा जो टूल है वो सब्सिडी ने भी अपना निभाया है। फिर कृषि सब्सिडी का प्रयोग फसलों के पैटर्न को वांछित दिशा में बदलने के लिए भी किया जाता है। कारण क्या है? देखिए मान लीजिए जैसे अगर कृषि की सब्सिडी नहीं दी जाएगी या फसलों पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो कई बार क्या होगा कि किसान वही एक तरह की फसलें ही उगाते रहेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर फसलों पर भरोसा होता है कि ये फसलें बाजार पर हमारी कुछ दामों पे तो बिक ही जाएंगी। लेकिन अब कई वाली फसलें ऐसी होती हैं कि उनके ना तो बीज उपलब्ध होते हैं, ना उनके लिए पेस्टिसाइड उपलब्ध होता है, ना उनके लिए उर्वरक उपलब्ध होता है, ऐसी ना उनके लिए मशीनरी उपलब्ध होती है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटा किसान है वो इनको खरीदने के लिए या वो एक जो कृषि के संबंधित डर होते हैं उनमें से एक ये भी डर होता है कि पता नहीं ये फसल पैदा होने के लिए हम उसमें क्या इनपुट देंगे और क्या आउटपुट हमारा निकलेगा। तो इसलिए भी ये एक जो सब्सिडी है ये क्या करती है, जो पैटर्न है जो फसलों का उत्पादन का, फसल उत्पादन का, उसको वांछित दिशा में जो है आगे ले जाती है। फिर जैसे दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया कि जो एमएसपी था दालों पर उसको बढ़ा दिया। कि आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मेन एमएसपी का अगर आप इशू देखेंगे तो गेहूं और धान के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। लेकिन अब इस चक्कर में क्या हो रहा था कि दालों के उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ रहा था, दालों के उत्पादन में कमी आ रही थी। तो अब दाल के उत्पादन को बढ़ाना है तो एक टूल था एमएसपी जिसकी चर्चा हमने पहले की है, आप पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो पीछे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ये देखिए ये एग्रीकल्चर का जो पहला सेक्टर है ये बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है आपको, और इस पूरे चैप्टर में शायद ही कोई टॉपिक अब आपका छूटने वाला होगा। क्यों? क्योंकि अब ये टॉपिक धीरे से ख़त्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में या 1-2 लेक्चर में। तो जब ये टॉपिक अब ख़त्म हो रहे हैं, अभी स्कीम्स बाकी हैं, कृषि सेक्टर की जो स्कीम हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है उनकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अब जब ये खत्म हो रहा है तो आप एक बार इसको पूरा देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी अब आपका मॉक टेस्ट होगा उसमें पूरा का पूरा जो ये प्राइमरी सेक्टर है या जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं इनकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। ओके। फिर है भारत में कृषि को विकास का इंजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि में ही इन्वेस्टमेंट नहीं होगा या कृषि में ही विकास नहीं होगा तो आपको पता है कि जो इकोनॉमी के और भी सेक्टर हैं, जब हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे तब इसकी चर्चा की थी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्सरी सेक्टर है वो भी तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर
है। तो कृषि के विकास को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र की सहायता करना भी आवश्यक हो जाता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या है कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है उसको बुरा माना जाता है। क्या बुराई है इसमें? कृषि सब्सिडी को लेकर क्या ऐसी बातें हैं जिसको लेकर कई बार जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सवाल उठाते हैं, या बहुत सारे राजनीतिक दल हैं वो सवाल उठाते हैं, या इंटरनेशनल जो फोरम हैं वहाँ पर भी हम कई बार फेल कर जाते हैं इस कृषि सब्सिडी के मुद्दे को लेकर। तो क्या कारण है, ये कृषि सब्सिडी में क्या इसकी जो हम देते हैं इसकी क्या निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले कि सब्सिडियां राजकोषीय घाटे पर बोझ डालती हैं, यानी कि राजकोषीय घाटे को बढ़ाने का काम करती हैं। जो हमारी ट्रेजरी है उस पर ये बर्डन डाल देती हैं। आपको पता है कि सरकार सब्सिडी कहाँ देगी? जो भी उसके राजकोष में पैसा है उसी से देगी। अब सब्सिडी क्या होती है? एक तरफा होती है, इनसे कोई रिटर्न तो मिलना ही रहा तुरंत उनको, सरकार को। तो क्या होता है कि राजकोषीय घाटे को बढ़ाने का काम करती हैं। फिर उच्च राजकोषीय घाटा सरकार की भुगतान क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है तथा वैश्विक रेटिंग को भी कम करता है। अब अगर राजकोषीय घाटा उच्च लेवल का हो जाएगा तो जो सरकार की भुगतान क्षमता है वो प्रभावित हो जाएगी, और जब सरकार की भुगतान क्षमता प्रभावित होगी तो जो वैश्विक रेटिंग एजेंसियां हैं वो क्या करेंगी? भारत सरकार की या संबंधित सरकार की रेटिंग को कम कर देंगी। रेटिंग को कम करने का मतलब क्या हो गया? वो ये मानेंगी कि जो सरकार है जब उसके पास राजकोष में पैसा नहीं है तो भुगतान करने की क्षमता उसमें नहीं है। तो जो सरकार को लोन मिलता है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो वर्ल्ड बैंक, ADB, NDB या इनसे जो लोन लेती है तो वो लोन भी प्रभावित होने लगते हैं, या उस प्रकार की जो वित्तीय मदद है वो संबंधित देश को मिलने में समस्या आने लगती है। फिर चर्चा करते हैं कि कृषि सब्सिडियों के कारण पर्यावरण को भी हानि होती है। अब आपको पता, जब कृषि में सब्सिडी दी जा रही है तो उसका दुरुपयोग भी होगा। जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण, किस पर? रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण किसान इनका जरूरत से ज्यादा प्रयोग कर जाते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वर्षा के दौरान ये पदार्थ बहकर नदी में जाएंगे, झीलों में जाते हैं, वहां से ये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भी प्रभावित करते हैं। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक इन्वायरमेंट में आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जब फसलों में ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या होता है कि जो मानव स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जल में बहुत तेज़ी से घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि इनका एग्जिस्टेंस बना रहता है। जब इनका ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिस्टेंस फसल के दौरान खेत में बना रहेगा, फिर जब बारिश होती है या उसमें पानी लगाया जाता है, डाला जाता है खेत पे, तो वो उससे पानी क्या करता है? इन पदार्थों को बहा ले जाता है। बहा कर कहाँ ले जाएगा? अल्टीमेटली जो बगल में कोई नदी होगी, कोई झील होगी, कोई तालाब होगा, इन सब जगहों पर ये पानी बहकर जाएगा। तो अब आप समझिए, जब नदी में ये कीटनाशक या उर्वरक के जो कंटेंट है ये बह कर जाएंगे तो ये नदी कितनी दूर तक जाएगी, और उसमें लोग नहाते हैं, उसका पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो और यही सारा पानी अंडरग्राउंड वाटर जो इन्हेंस करता है, धीरे धीरे रिस्क ये पानी नीचे जाता है, तो ये सारे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक भी तो नीचे जाएंगे और ये फिर लोग पानी पीते हैं। तो अब आप ये समझिए, जो आप पानी पी रहे हैं ये बहुत शुद्ध नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप गंगा के किनारे घाट पे रह रहे हैं या यमुना के किनारे रह रहे हैं और वहाँ से जो पानी निकल रहा है वो बहुत शुद्ध है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कई जगह से आप मतलब पानी है, जो जल है, उसको दूषित होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और फिर जब नदी और झीलों का, तालाबों का पानी दूषित हो जाता है, इससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पारिस्थितिकी जो तालाब की होती है, नदी की होती है, ये पूरे जो इन्वायरमेंट होता है उसको संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी होती है, और ख़ास तौर से फूड चेन को। जब आप इन्वायरमेंट के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये आसानी से डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर कृषि सब्सिडियों से भारत में फसल पैटर्न विकृत हो गया है। अब आप देखिए, जब सब्सिडी ज़्यादा दी जाने लगी
या किसी पर्टिकुलर फील्ड में सब्सिडी दी जाने लगी, तो गेहूं और चावल पर जब एमएसपी दिया जाने लगा और तो क्या हुआ कि इनकी खेती या इनके फसल उत्पादन बढ़ गया और जो दाल थी, मोटे अनाज थे, इनकी फसलों की उपेक्षा होने लगी। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि दालों को उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन पर एमएसपी ज़्यादा एमएसपी दिया जाने लगा, तो उनके उत्पादन को बढ़ावा मिला। तो अब एक तरफ देखिए इसके दोनों पहलू, एक तरफ इसकी बुराई क्या है कि ये पैटर्न को विकृत कर दे रही है, दूसरा अच्छाई क्या है कि अगर हम इसके बैलेंस तरीके से इसका जो है सही से इस्तेमाल करें तो हम क्या करेंगे कि कई जो फसलें हैं वो उसमें उनको हम उगा सकते हैं ताकि फसल पैटर्न बराबर बना रहे, और अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फसलों का जो पैटर्न है वो बिगड़ जाएगा। फिर किसानों को विद्युत पर भी सब्सिडी दी जाती है। तो किसानों को विद्युत पर सब्सिडी देने से न केवल विद्युत खपत में वृद्धि हुई है बल्कि भूजल के अतिदोहन से भूमिगत स्तर भी नीचे चला गया है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, जब लाइट में सब्सिडी दी जा रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगवा ले रहे हैं। अब जब ट्यूबवेल लगवा ले रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, भूजल का दोहन कर रहे हैं, और भूजल का थोड़ा बहुत दोहन नहीं हो रहा, अति दोहन हो रहा है। अति दोहन से क्या हो रहा है कि जो भूजल का स्तर है वो नीचे जा रहा है ना। तो ये किसका कारण, विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी। उनको पता है कि जो मीटर लगा है उस पर सब्सिडी आ जाएगी, सरकार अभी आएगी वो बिल माफ कर देगी, इस तरीके के काम करेगी। तो ये कोई बहुत अच्छी चीजें नहीं है। हाँ, इनको थोड़ा सा रेशनलाइज करने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, पीएम कुसुम योजना, तो इसके लिए ये एक जो लागू की गई है पीएम कुसुम योजना, वो इसी के लिए है ताकि जो विद्युत पर सब्सिडी है वो सरकार की सब्सिडी को कम किया जा सके और भूजल का जो अतिदोहन है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फिर असंतुलित रूप से दी जा रही उर्वरक सब्सिडियों से भूमि का एनपीके संतुलन भी बिगड़ गया है। एनपीके मतलब अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, जो भूमि की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। मतलब कि जो उर्वरक सब्सिडी हैं इनका एक संतुलन होता है। जैसे एनपीके है, एनपीके इनको नाइट्रोजन है ना, फास्फोरस, पोटेशियम, अब इनको कैसे देना चाहिए, इनको 4/2/1 के अनुपात में देना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, ये अनुपात बिगड़ गया है। इनके अनुपात बिगड़ने से क्या हो जा रहा है कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति, अब आप देखिए नाइट्रोजनी जो पदार्थ हैं या जो नाइट्रोजन की उर्वरक हैं वो सस्ते मिल जा रहे हैं, तो उर्वरकों के रूप में सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो 4:1 का अनुपात था वो तो कम हो गया, सीधे जो यूरिया है उसी को समझ लेते हैं कि सारा इस्तेमाल इसी का करना है, बस इसी से उत्पादकता बढ़ जाएगी। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे जो भूमि की शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, वो प्रभावित हो रही है, कम हो रही है। इन सब्सिडियों से कृषि के अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले निवेश को हतोत्साहित किया है। अब ये सब्सिडियां क्या करती हैं, अगर कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें अगर कोई निवेश करना चाहे तो वो भी इसको हतोत्साहित करते हैं। फिर दूसरी तरफ परंपरागत कृषि आगत जो है, जो इनपुट हैं, जो कृषि के करते समय लगते हैं, जैसे खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग, ये भी हतोत्साहित किया गया है। एक तरफ तो ये, अब आप देखिए जो नेचुरल खाद है, जो गोबर की खाद होती है, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि जो अन्य प्रकार की जो उर्वरक हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न है, इसको पढ़िए आप लोग। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है, कृषि क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी का उल्लेख कीजिए। साथ ही यह भी बताइए क्या किसानों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जानी चाहिए। चलिए अब जरा इस पर आप 1 मिनट का समय लीजिए और इस पर सोच कर बताइए कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे फ्रेमिंग करेंगे। हम आपको समय दे रहे हैं, आप 5 मिनट का समय लीजिए और धीरे धीरे चर्चा इसकी शुरू करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सिडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो सरकार के राजकोष पर बाहर डालती है। कई इंटरनेशनल जो जैसे जो
फोरम हैं उन पर हमें सब्सिडी को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ती है, और ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है। तो इसकी चर्चा हम लोग यहीं पर करते हुए चलेंगे जब सब्सिडी पढ़ रहे हैं। देखिए, जब मेंस आपका आएगा या जब मेंस का समय आएगा तब फिर हम लोग फिर से मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, सेक्टर वाइज क्वेश्चंस, उनकी डिटेल चर्चा करेंगे। कुछ बैकईयर्स के क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, उनकी चर्चा करेंगे। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, लेकिन हाँ, अभी जब हम सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसकी चर्चा कर लेनी बनती है। तो ये प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी का उल्लेख कीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि क्या किसानों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर देनी चाहिए। चलिए, 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, आप सभी कमेंट में बताइए कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे और पॉइंट में बता दीजिए कि इसका आप कैसे नीचे लिखना शुरू करेंगे। 2 मिनट बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको क्या होना चाहिए। ओके, चलिए सोचिए। आपने प्रत्यक्ष सब्सिडी भी पढ़ी है, अप्रत्यक्ष सब्सिडी भी देखी है, ठीक है। फिर आपने देखा है कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। बस इन्हीं की चर्चा करनी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अगर आप नहीं इसको समझ पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं। मैं इसको ऑलरेडी बताऊंगा आपको, मैं बताना स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, अब आप जब तैयारी के इस दौर में हैं तो समय कम है। मेंस के साथ साथ आप पीटी ओरिएंटेड होकर भी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दीजिए अब, और करंट अफेयर पर खास ध्यान दीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग करते रहिए आप लोग बराबर। इससे क्या है कि आप जो ट्रेडिशनल चीज़ें पढ़ रहे हैं और करंट की जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आप कोरिलेट करने की स्थिति में आ जाएंगे। जैसे करंट की क्लास में आपने सुना था कि आप अपने पास मैप जरूर रखिए और मैप को डेली रीड करिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मेरा सेगमेंट नहीं है हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक मैप अपने सामने परमानेंट रखें। जहां पर भी आप पढ़ते हैं जो टेबल है वहां पर टेबल पर रखें। 2 चीज़ें, एक तो सिलेबस आपकी टेबल पर परमानेंट होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना, और दूसरा एक मैप आपकी टेबल पर हमेशा रहना चाहिए। अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आपको एक एक जानकारी, एक एक देश की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपके अपने मोहल्ले में पड़ोसियों की जानकारी होती है, अगर हालांकि अब तो नए बच्चे नहीं रखते हैं उसकी जानकारी, फिर भी जैसे पड़ोसियों की जानकारी होती है, बस वैसे ही आपको दूसरे देशों की, अपने पड़ोसी देशों की जानकारी रखनी है। उनका क्या क्षेत्रफल है, क्या राजधानी है, क्या उनसे उनके राष्ट्रपति हैं, कौन उनके प्रधानमंत्री हैं, उसकी इकोनॉमी क्या है, किस प्रकार की इकोनॉमी है, या वहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है नया वो किस प्रकार, या भारत से उसके जो इंटरनेशनली जो संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत में उसकी क्या उपयोगिता है, या उस देश में भारत का क्या हस्तक्षेप है, या भारत की क्या उपयोगिता है उसके लिए। तो इन सब चीज़ों पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, ठीक है, शुरू करते हैं इसके आंसर को देखना। देखिए, कैसे आप इसकी शुरुआत करेंगे। कृषि क्षेत्र में किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायकी या सब्सिडी सरकार के बजट का अभिन्न हिस्सा होती है। सबसे पहले तो यही बताना है कि क्या है ये सब्सिडी को प्रदान करने का उद्देश्य। कृषि को लाभदायक पेशे में परिवर्तित करना है ताकि किसानों को अधिकाधिक रूप से लाभान्वित किया जा सके। कृषि क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सब्सिडी में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष सब्सिडी के तहत किसानों को नकद सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके।
प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी न केवल किसानों की क्रय शक्ति क्षमता में वृद्धि करती है, बल्कि यह ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर को भी उठाने में सहायक होती है। प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायक सार्वजनिक निधि के दुरुपयोग को रोकने में भी सहायक होती है, क्योंकि यह लाभान्वितों को समुचित पहचान करने पर आधारित होती है। जिनको जरूरत है डायरेक्ट उनको मिलती है। प्रत्यक्ष सब्सिडी के समान ही अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी का भी किसानों की सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी का भी किसानों की सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान है। अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के तहत किसानों को प्रदान किए गए ऋण में छूट, अप्रत्यक्ष रूप से पैसा नहीं दिया जाता है इनको, लेकिन ऋण में छूट, सिंचाई एवं बिजली बिलों में छूट, उर्वरक सब्सिडी, बीज और कीटनाशकों पर दी जाने वाली छूट को शामिल किया जाता है। कृषि से संबंधित शोधों में किए गए निवेश, अब जब कृषि से रिलेटेड जो R&D होगा उसमें किया गया निवेश, पर्यावरणीय सहायता और किसानों के प्रशिक्षण में किए गए निवेश इत्यादि को भी अप्रत्यक्ष कृषि सहायता के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी का उद्देश्य भी वैश्विक बाजार में कृषि उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। एक उदाहरण के से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी को आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, उर्वरकों की कीमत में प्रदान की गई छूट अप्रत्यक्ष सब्सिडी के तहत आती है, जबकि जब सरकार उत्पादन के बाद नगदी सहायता प्रदान करती है तो उसे प्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जा रही सब्सिडी बहस का मुद्दा बन गई हैं। इस बात से सभी सहमत हैं कि छोटे और गरीब किसानों को नवीन प्रौद्योगिकी तथा उन्नत किस्म के बीजों एवं उर्वरकों को अपनाने के लिए सब्सिडी दिया जाना जरूरी था, क्योंकि किसान प्रायः नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते हैं, किंतु कुछ अर्थशास्त्री किसानों को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि चूंकि एक बार सहायकी दिए जाने पर धीरे धीरे इसे जो प्रौद्योगिकी का लाभ है वो किसानों को मिल चुका है, अतः अब जो सब्सिडी है उसको धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। यही नहीं, यद्यपि सब्सिडी का उद्देश्य किसानों को लाभान्वित करना है, किंतु उर्वरक सब्सिडी का लाभ बड़ी मात्रा में प्रायः उर्वरक उद्योगों या समृद्ध किसान जो क्षेत्र के किसान हैं उनको मिलता है। इससे जो लक्षित समूह है या जो लक्षित किसान हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है तथा सरकारी कोष पर एक अनावश्यक बोझ भी पड़ता है। इसलिए कृषि सब्सिडी को समाप्त कर देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर, ये तो एक पक्ष हो गया, अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृषि सब्सिडी को जारी रखना चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान गरीब हैं, अतः कृषि सब्सिडी को समाप्त किए जाने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जो भी इनपुट लग रहा है कृषि में वो उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सब्सिडी समाप्त करने से गरीब एवं अमीर किसानों के बीच असमानता काफ़ी बढ़ जाएगी। जो गैप है जिसको कम करने का लक्ष्य हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रखता है वो काफ़ी बढ़ जाएगा तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उपयुक्त दोनों प्रकार के मतों का समुचित विश्लेषण करने के बाद यह प्रतीत होता है कि सही नीति सहायकी को समाप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे सब्सिडी का लाभ सिर्फ निर्धन किसानों को प्राप्त हो सके। यानी कि सब्सिडी को समाप्त करना एक अच्छा विकल्प नहीं है, बल्कि हमें कुछ ऐसे मीजर्स उठाने चाहिए जिनसे सब्सिडी का लाभ जो निर्धन किसान या छोटे किसान हैं या जो टारगेटेड किसान हैं, लक्षित किसान हैं या लक्षित जो लोग हैं जिनके लिए सब्सिडी चाहिए, उनको इसका लाभ मिल सके। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी किसानों के लिए बहुत सहायक है, अतः इन्हें समाप्त करना सही कदम नहीं होगा, बल्कि इन्हें तर्क संगत बनाकर ऐसे कदम उठाने होंगे जिनसे केवल छोटे एवं गरीब किसानों को ही इसका लाभ मिल सके।
तो ये आपका पूरा आंसर था। तो इस आंसर को समझने में कोई डाउट? अब आप देखिए, आपने जो भी सब्सिडी के अंतर्गत पढ़ा है वही आपने इस क्वेश्चन में या आंसर में डाला है, कोई भी डाटा इसमें नहीं डाला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि आप बिना डाटा को डाले भी अपने आंसर को एक अच्छे फ्रेम में लिख सकते हैं। तो जो भी ये पिछली स्लाइड्स आपने देखी हैं इस आंसर की, इनको आप या तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं, या फिर जब ये लेक्चर फिनिश हो जाए तो इसके बाद आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और वीडियो को पॉज करके यहाँ पर ये सारे आंसर को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं उर्वरक सब्सिडी की। इसका क्या महत्व है और क्या इसका अर्थ है, क्योंकि उर्वरक सब्सिडी एक बड़ा मुद्दा है हमारी जो सब्सिडी है उसको लेकर। ओके, उर्वरक सब्सिडी का अर्थ समझते हैं क्या होता है। देखिए, किसान उर्वरकों को अपनी आवश्यकता अनुसार अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीदते हैं, यानी कि एमआरपी पर खरीदते हैं। खुदरा मूल्य क्या होता है? वो मूल्य जो एमआरपी वाला मूल्य होता है उसी को अधिकतम खुदरा मूल्य कहा जाता है, जिसको आप पढ़ते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके, इसी के आधार पर खरीदते हैं, जो मांग और आपूर्ति आधारित बाजार मूल्य तथा उत्पादन या आयात में आने वाले खर्च की अपेक्षा काफी कम होता है। अब आप देखिए, सब्सिडी में क्या होता है, उर्वरक सब्सिडी में, कि जो भी बाजार मूल्य है वो क्या होगा, जो उत्पादन लागत आई है या उत्पादन का जो मूल्य है, या जो आयात अगर कोई उर्वरक किया गया है उसका कोई मूल्य है, उससे ये एमआरपी कम होती है। ठीक है ना, काफी कम होती है। यही हो गया उर्वरक सब्सिडी का मतलब। जैसे उदाहरण के लिए सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का अधिकतम, अब देखिए नीम कोटेड यूरिया की चर्चा यहां पर की गई है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे, का अधिकतम खुदरा मूल्य 5,922 रुपए प्रति टन तय किया गया है। अधिकतम खुदरा मूल्य कितना है? लगभग 6,000 रुपए प्रति टन मान लीजिए आप। जबकि घरेलू निर्माताओं और आयातकों के लिए इसको औसतन मूल्य इसका रहता है 17,000 रुपए और 23,000 रुपए प्रति टन के हिसाब से इसको कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब ये जो बीच का मूल्य है ये कौन देता है? ये सरकार देती है। इस प्रकार दोनों मूल्यों में जो अंतर आता है उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी के रूप में किया जाता है। गौरतलब है कि गैर यूरिया उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमआरपी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। जो गैर यूरिया उर्वरक हैं उनका एमआरपी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है और यह निजी कंपनियों द्वारा तय किया जाता है। हालांकि सरकार इसे उचित मूल्य को बनाए रखने के लिए कुछ हद तक इसे रेगुलेट करने की कोशिश करती है या इसमें हस्तक्षेप करती है। तो ये तो हो गया क्या? उर्वरक सब्सिडी। फिर कैसे और किसे मिलती है ये सब्सिडी? उर्वरक जो सब्सिडी है वो किसको किसको मिलती है? कंपनी को मिलती है या फिर उपभोक्ता को मिलती है? इसकी चर्चा करते हैं। सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जाती है। किसको दी जाती है? उर्वरक कंपनियों को दी जाती है। हालांकि इस सब्सिडी का अंतिम लाभार्थी किसान होता है। लाभ सब अंतिम रूप से किसको मिलता है? किसान को मिलता है, जो कि बाजार निर्धारित दरों से कम पर जो एमआरपी है उसका भुगतान करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को दी जा रही है लेकिन लाभान्वित कौन हो रहा है? किसान हो रहा है। इज दैट क्लियर? मार्च 2018 तक सब्सिडी भुगतान प्रणाली के अंतर्गत उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान तब किया जाता था जब कंपनी द्वारा भेजे गए उर्वरक बैग उस जिले के रेल हेड पॉइंट या पंजीकृत गोदाम तक पहुंच जाते थे। देखिए इसमें कुछ चेंज किया गया है, इसलिए चर्चा हो रही है। 2018 तक भुगतान कैसे किया जाता था उर्वरक कंपनियों को? जब जो उर्वरक कंपनियों द्वारा उर्वरकों के जो बैग भेजे गए, जिसको बोरी कहते हैं, उनको बैग भी कह सकते हैं, वो जो रेल पॉइंट होते थे या जो स्वीकृत गोदाम होते थे जहां तक उनको पहले पहुंचना होता था, अगर वो वहां तक पहुंच जाते थे तो सरकार द्वारा ये सब्सिडी का जो पैसा है वो कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता था। वर्तमान में क्या है? 2.3 लाख से अधिक खुदरा विक्रेता हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक के आसपास के खुदरा विक्रेता हैं। अब नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक खुदरा विक्रेता के पास
एक पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन होती है। ओके, अब ये चेंज किया गया है, जो कि भारत सरकार के उर्वरक विभाग के ई उर्वरक DBT पोर्टल से जुड़ी रहती है। साथ ही सब्सिडी युक्त उर्वरक खरीदने वाले किसान को अब केवल अपने आधार कार्ड नंबर या KCC नंबर की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू वो उर्वरक खरीद सकता है। इस नई व्यवस्था के तहत ई उर्वरक पोर्टल पर पंजीकृत बिक्री होने के बाद, जब ई उर्वरक पोर्टल पर वो बिक्री हो जाएगी, उसके बाद कोई भी कंपनी उर्वरक के लिए, उर्वरक की जो सब्सिडी है उसका दावा पेश कर सकती है। इसके तहत सब्सिडी का भुगतान कंपनियों के बैंक खाते में कर दिया जाता है। यानी कि पहले जो सब्सिडी गोदाम में बैग आ जाने के बाद सरकार के द्वारा उर्वरक कंपनियों को कर दी जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है। अब जब किसान कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड या आधार कार्ड के थ्रू जब किसान ले लेता है और इस जो ई उर्वरक DBT पोर्टल है उस पर पंजीकृत जो बिक्री हो जाती है, बिल्कुल रजिस्टर्ड बिक्री जब हो जाती है, उसके बाद कोई उर्वरक कंपनी अपनी सब्सिडी के लिए दावा कर सकती है और उसके बाद उस पर भुगतान का पैसा आ जाता है। आखिरकार इस नई प्रणाली, जो भुगतान प्रणाली हुई है उर्वरक सब्सिडी को लेकर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सब्सिडी युक्त होने के कारण यूरिया का सदैव ही गैर कृषि कार्यों हेतु उपयोग होने का एक डर लगा रहता था। कई बार ऐसा होता था कि सब्सिडी का जो उद्देश्य है वो फेल हो जा रहा है और गैर कृषि कार्यों में यूरिया का उपयोग होने लगता था। जैसे इसका उदाहरण के लिए, इसका प्रयोग दूध विक्रेताओं के द्वारा दूध में मिलावट के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में सब्सिडी के कारण सस्ती होने की वजह से इसकी यूरिया की तस्करी भी की जाती है। कहाँ की जा सकती है? नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ की बाउंड्री खुली है, जहाँ पर आराम से आया जाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा डर था कि जो यूरिया थी उसका जो गलत इस्तेमाल है उसका होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर भुगतान की पूर्ववर्ती प्रणाली में इस तरह के कार्यों के लिए यूरिया के उपयोग की गुंजाइश सबसे ज़्यादा रहती थी, किंतु नई प्रणाली के तहत इस प्रकार की चोरी की संभावना को काफ़ी कम कर दिया गया है, क्योंकि भुगतान अब केवल तभी होगा जब यूरिया की बिक्री हो जाएगी। अब अगर कालाबाजारी हो जाती है, जब यूरिया की बिक्री ही नहीं होगी रजिस्टर्ड पोर्टल पर, तो फिर उसका भुगतान भी नहीं होगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार किसी भी किसान के द्वारा खरीफ अथवा रबी की फसल के मौसम में खरीदे जाने वाले सब्सिडी युक्त उर्वरक बैग की कुल संख्या निर्धारित कर दी गई है। इससे यूरिया की चोरी करने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर यूरिया खरीदने से रोकने में मदद मिलेगी। अब जब जो रबी की फसल है या खरीफ की फसल है उसके मौसम में जो सब्सिडी युक्त उर्वरक हैं उनकी निर्धारित कर दी गई संख्या कि भाई एक किसान इतना ले सकता है, तो फिर क्या होगा कि जो चोरी करने की प्रवृत्ति थी, बड़े पैमाने पर यूरिया जो खरीद होती थी, उसको रोकने में मदद मिलेगी। अब नीम कोटेड यूरिया की बात करते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, नीम कोटेड यूरिया। देखिए, इसको अच्छे से समझना है क्या होती है नीम कोटेड यूरिया। आपको पता है कि पौधे में कई प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। पौधे में कुल मिलाकर अगर टोटल बात करोगे तो 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे एक तो NPK, देखिए नाइट्रोजन N, फॉस्फोरस P और K पोटेशियम, ये पोषक तत्व प्राथमिक होते हैं NPK। फिर द्वितीयक होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तथा तृतीयक पोषक तत्व होते हैं बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये तृतीयक पोषक तत्व होते हैं। तो पौधे के विकास तथा प्रजनन के लिए नाइट्रोजन सबसे जरूरी पोषक तत्व हो गया। पौधों की आवश्यकता के अनुसार ये सभी तत्व मृदा में उपलब्ध होते हैं। जो भी आपने 16 पोषक तत्व देखे हैं, ये कहाँ उपलब्ध होते हैं? मृदा में उपलब्ध होते हैं। यदि इन तत्वों की मृदा में कमी पाई जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए अलग से पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यूरिया सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की पूर्ति। आपको पता है कि भारत में की जो मिट्टी है, लगभग हर प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें जो मिट्टी वाला सेक्शन है उसमें आप इसको
पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या होगा, यूरिया, क्योंकि जो पौधे हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब यूरिया में अन्य नाइट्रोजन स्रोतों की अपेक्षा सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 46% नाइट्रोजन यूरिया में पाया जाता है। अब जब मृदा में यूरिया डाला जाता है, समझते हैं, तो वह सबसे पहले क्या बनाता है, अमोनियम NH4 में बदल जाता है। ये मिट्टी है, ये कोई पौधा है। अब जब सबसे पहले यहां यूरिया डाला गया तो वो अमोनियम में बदलेगा, और फिर जलीकरण के बाद, यानी कि जब इसमें पानी डाल देंगे इसमें के बाद, ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। क्या कहलाती है, नाइट्रीकरण। ये समझ में आ गया, ये लाइन समझ में आ गई कि जब मृदा में यूरिया डाला जाता है तो वह सबसे पहले अमोनियम NH4 में बदल जाता है, फिर जलीकरण यानी हाइड्रोलिसिस के बाद नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल जाता है, NO2 और NO3 में टूट जाता है। यही प्रक्रिया जो होती है, यानी कि नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलना, इसी को कहते हैं नाइट्रीकरण। अब अधिकतर पौधे कैसे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, डायरेक्ट तो ले नहीं पाते हैं, हमने पहले भी बताया आपको, वो लेते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो नाइट्रीकरण से नाइट्रेट टूटता है। हालांकि कुछ पौधे हैं जो सीधे नाइट्रोजन को ले लेते हैं, जैसे धान के पौधे, वो अमोनिया के रूप में भी नाइट्रोजन ग्रहण कर सकते हैं, यानी कि नाइट्रीकरण की प्रक्रिया नहीं भी होगी तो भी वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को ले सकते हैं। फिर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो इतनी तेज होती है कि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा ही पौधों को प्राप्त हो पाती है। अब नाइट्रोजन की शेष मात्रा कहाँ जाती है, वो निच्छालित हो जाती है, या फिर अंतःस्रवण यानी कि पेरोकुलेशन द्वारा जमीन के नीचे तथा किनारों में चली जाती है। या तो जमीन में नीचे चली जाएगी निच्छालन से, या फिर जमीन के किनारों पर इकट्ठी होने लगती है, जिससे भूमिगत जल प्रदूषित होता है तथा मृदा की जो उर्वरता है वो भी प्रभावित होने लगती है, यानी कि मृदा की जो प्रकृति है वो भी प्रभावित होने लगती है। अब जो यूरिया से प्राप्त नाइट्रोजन, इस क्षति को रोकने के लिए नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर तैयार किया गया है। मतलब कि जो ये नाइट्रोजन की जो क्षति होती है, जो निच्छालन और अंतराश्रवण के द्वारा जमीन के नीचे चली जाती है या किनारों में चली जाती है, तो इस नाइट्रोजन की क्षति को रोकने के लिए क्या तैयार किया गया, सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया। ये दो प्रमुख हैं। ओके, मतलब ये जो लिखा है ना, ये लियोसली नहीं है, स्लो रिलीज, स्लो रिलीज मतलब धीरे से रिलीज होने वाले नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर तैयार किए गए। मतलब जो नाइट्रोजन की प्रक्रिया है, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में नाइट्रोजन बहुत तेजी से ना निकले बल्कि स्लो रिलीज, धीरे धीरे निकले, इसके लिए सल्फर कोटेड यूरिया और नीम कोटेड यूरिया प्रमुख रूप से उपयोग किए गए। अब क्यों चाहिए हमें नीम कोटेड यूरिया, इसकी बात कर लेते हैं। आखिरकार ये इसकी जरूरत हमें क्यों है। देखिए, जब किसान परंपरागत यूरिया का प्रयोग करते हैं तो उपयोग की गई नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी पौधों द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है। बात समझिए, जब परंपरागत यूरिया का किसान प्रयोग करते हैं तो उनके द्वारा उपयोग की गई नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी पौधों द्वारा ग्रहण नहीं की जाती है और वह निच्छालन द्वारा मृदा में मिल जाती है, जिससे नाइट्रोजन की क्षति तो होती है, साथ ही मृदा की उर्वरता भी प्रभावित होती है। वह भूमिगत जल भी अशुद्ध हो जाता है। यूरिया के जलीकरण और नाइट्रीकरण द्वारा यूरिया की क्षति एक बड़ी समस्या है। इस समस्या से बचने का सबसे सरल और सफल उपाय है नाइट्रीकरण निरोधी पदार्थ। मतलब जो ये नाइट्रीकरण की प्रक्रिया है उसको धीमा करें, ऐसे पदार्थ चाहिए। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग नाइट्रीकरण की जो प्रक्रिया है उसको ये मंद कर देता है। यानी जो नीम कोटेड यूरिया होता है उसके प्रयोग से जो नाइट्रीकरण प्रक्रिया है वो मंद गति से होने लगती है। नाइट्रोजन का लीचिंग रुकता है और वाष्पीकरण के द्वारा इसका ह्रास कम हो जाता है। नाइट्रोजन अधिक समय तक मृदा में रहती है, जिससे पौधे नाइट्रोजन को लंबे समय तक ग्रहण कर सकते हैं। इससे यूरिया की कम मात्रा से अधिक उत्पादन होता है तथा लागत में भी कमी आती है। अब एक ये नोट देख लीजिए,
मतलब उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ लागत भी कम हो जाती है। और ऐसे में क्या होता है, जब स्लो नाइट्रिफिकेशन होता है तो फिर नाइट्रोजन अधिक समय तक मृदा में रहता है और पौधे लंबे समय तक उस नाइट्रोजन को अपने में ग्रहण करते रहते। नीम कोटेड यूरिया के बारे में एक नोट है, फैक्ट है, इसको देख लीजिए। सर्वप्रथम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR नई दिल्ली के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी टीम ने नीम के बीजों का पाउडर तैयार करके उसमें यूरिया के दानों के साथ एक ड्रम में मिलाकर नीम कोटेड यूरिया तैयार किया था। इस प्रकार यानी इसका उन्होंने सबसे पहला उपयोग धान की फसल में किया। कहाँ किया इसका सबसे पहला उपयोग? धान की फसल में किया। इसलिए चाहिए हमें नीम कोटेड यूरिया। ओके, अब केंद्र सरकार ने घरेलू उर्वरक कंपनियों के लिए 100% नीम कोटेड यूरिया उत्पादन करने का आदेश दिया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम टोटल 100% नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करने के लिए बाध्य हैं। सरकार ने यूरिया के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। सभी उपभोक्ताओं के लिए नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है और यूरिया के अनावश्यक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा प्रकृति बिगड़ने के साथ साथ फसलों की उपज पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नीम कोटेड यूरिया के प्रयोग से फसल में लगभग जो एवरेज 15 से 20% तक की वृद्धि देखी गई है। तो ये तो कुछ जो साइड इफेक्ट थे वो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। मेन क्या है कि यहाँ पर नीम कोटेड यूरिया के उपयोग से लगभग 15 से 20% की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। किसान अधिकतर NPK फर्टिलाइजर की बजाय यूरिया का ही सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। जो अभी बात की थी हमने NPK, ओके, इनका प्रयोग नहीं करते, वो सबसे ज्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। अब यूरिया के इतने ज्यादा प्रयोग से या अत्यधिक इस्तेमाल से मृदा में NPK का अनुपात बिगड़ जाता है, जिसका सीधा प्रभाव मृदा पर पड़ता है, उत्पादन पर पड़ता है, फसल पर पड़ता है। नीम कोटेड यूरिया कीटनाशक के रूप में भी कार्य करता है और इसकी लागत सामान्य यूरिया की तुलना में केवल 5% ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है नीम कोटेड यूरिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो मुझे लगता है आज के लिए ये टॉपिक पर्याप्त थे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अब हम चर्चा करेंगे अपने लेक्चर में, तब हम लोग शुरू कर सकते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस को। और एग्रीकल्चर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू पढ़ेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो फिर इसके अंतर्गत आप कोऑपरेटिव्स यानी कि सहकारी बैंकों के बारे में भी, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, RRBs के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती हैं, कब बनी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। KCC को बहुत ही डीप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को पढ़ेंगे। नाबार्ड प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे, क्या है, कैसे काम करता है। फिर बात करेंगे माइक्रो फाइनेंस की, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे माइक्रो फाइनेंस की। और इसी के अंतर्गत बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। ओके, इनकी चर्चा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी ये है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए आप लोग। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स को पढ़ने के लिए एक चैनल है वेदुकोश, उस पर आप जा सकते हैं, कुछ कंटेंट आपको वहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो बच्चे अभी इस प्रोग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस लेक्चर से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको आप वीडियो को शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ये वीडियो मिल जाता है, तो उस ग्रुप से भी आप इसको देखने का प्रयास करिए। फिर जब आप इसकी आंसर राइटिंग करिए या नोट्स बनाइए, तो आप दोबारा से जब वीडियो, पहली बार में नोट्स मत बनाइए, कोशिश करिए दूसरी बार में आप अब ये नोट्स बनाइए। और जब वीडियो को आप दोबारा देखें तो एटलीस्ट उसको नोट्स बनाते हुए चलें। और फिर से जो है रिवीजन करते समय भी आप फिर वीडियो को तेज़ी से भी देख सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाकर। यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है उसकी स्पीड को बढ़ाने का, ठीक है, तो आप उसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपकी सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आपकी तैयारी अच्छी रहे। जहाँ भी आपको सहयोग की, मदद की ज़रूरत है, हम आपके लिए सदैव तत्पर हैं। थैंक यू वेरी मच।